Hey guys, I welcome you all to GSN Law। 25 और 26 सितंबर के डेली जीएस कैप्सूल में आपका स्वागत है। फिलहाल के लिए डेली इनिशिएटिव्स हम आपके लिए ऑल्टरनेट डेज पर ला पा रहे हैं, बट होपफुली आने वाले मंडे से डेली इनिशिएटिव्स आपको हर रोज प्रोवाइड कराए जाएंगे। और इसलिए अगर आप यूपीएससी, पीएससी या फिर किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जनरल स्टडीज आता है, तो आपके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल होगी। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमसे इन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जुड़ सकते हैं, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कोरा पे पूछ सकते हैं। बात करें आज के टॉपिक्स की, तो सबसे पहले 25 सितंबर की हिस्ट्री में हम दीनदयाल उपाध्याय और सतीश धवन के बारे में पढ़ेंगे। 26 सितंबर के दिन इंटरनेशनल डे फॉर टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स मनाया जाता है। कल्चर में हमारा टॉपिक होगा मॉडर्न इंडियन आर्ट। और अगर आप आने वाले यूपीपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में प्रपोज्ड एयरपोर्ट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड लास्टली इकोनॉमिक्स में हम बात करेंगे स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम की, जो कि पिछले कुछ दिनों में काफी ज्यादा सुर्खियों में था। आज के दिन 1916 में दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म हुआ था, जो कि एक इंडियन पॉलिटिशियन और फिलोसोफर थे। 1940 में 1940s में इन्होंने लखनऊ में राष्ट्रधर्म नाम की मंथली मैगजीन को स्टार्ट किया था। इसके अलावा प्रेजेंटली राष्ट्रीय स्वयंसेवक की वीकली मैगजीन पांचजन्य भी इन्हीं के द्वारा स्टार्ट की गई थी, और स्वदेश नाम का न्यूज़पेपर भी इन्होंने ही स्टार्ट किया था। मॉडर्न इंडियन फिलॉसफी की बात करें तो दीनदयाल उपाध्याय वॉज वेरी मच अपोज्ड टू फॉरेन कॉन्सेप्ट्स, जो कि हमारे डोमेस्टिक इंटेलिजेंसिया के द्वारा इंपोर्ट किए जाते थे, और इसी को काउंटर करने के लिए इन्होंने इंटीग्रल ह्यूमनिज्म प्रपोज किया था। अब देखिए, इसको फिलॉसफी के अलावा इसको आप इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और लीगल जूरिस्प्रूडेंस में भी काउंट कर सकते हैं। इट वॉज एक्चुअली अ सेट ऑफ कॉन्सेप्ट्स ड्राफ्टेड बाई हिम, और इंटीग्रल ह्यूमनिज्म के हिसाब से स्टेट को अपना खुद का एक इंडिजीनियस मॉडल अपनाना चाहिए विद रेफरेंस टू इकोनॉमी, जिसमें जो भी पॉलिसीज बनाई जाएं वो एक ह्यूमन बीइंग को सेंटर पे रख के बनाई जाएं। मतलब कि एक सिंगल इंडिविजुअल के लिए क्या चीज सही होगी, इसको ध्यान में रखते हुए स्टेट को अपनी पॉलिसीज बनानी होंगी। और यही कारण था कि इंटीग्रल ह्यूमनिज्म वाज डिफरेंट फ्रॉम सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म, जो कि उस समय पर वर्ल्ड डायस्पोरा में एक मेजर डिवीजन था। बात करें सतीश धवन जी की, तो 1920 में आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था, और ये एक मैथमेटिशियन होने के साथ साथ एरोस्पेस इंजीनियर भी थे, और इनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फ्लूइड डायनेमिक्स रिसर्च इन इंडिया भी माना जाता है। और देखिए, फ्लूइड डायनेमिक्स से रिलेटेड जो इनका वर्क था, उसी के बेसिस पर आगे चल के भारत ने स्पेस प्रोग्राम्स में लगने वाले क्रायोजेनिक इंजन के डेवलपमेंट में काफी ज्यादा योगदान दिया था। इसके अलावा इसरो के स्वदेशी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी इनका काफी ज्यादा योगदान था। He was the third chairman of ISRO, और 1972 में इनकी नियुक्ति हुई थी। अच्छा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसरो के फर्स्ट चेयरमैन कौन थे। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आंध्र प्रदेश में स्थित श्रीहरिकोटा सैटेलाइट लॉन्च सेंटर इनको श्रद्धांजलि देने के पर्पस से रीनेम कर दिया गया था। बात करें 26 सितंबर की, तो आज के दिन यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स ऑब्जर्व किया जाता है। 2013 में न्यूयॉर्क में यूएनजीए में न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के ऊपर एक मीटिंग हेल्ड की गई थी। उसी मीटिंग में इस दिवस को मनाने के लिए रेजोल्यूशन पास हुआ था। न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की बात करें तो इसका अर्थ है कि जितने देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो लोग धीरे धीरे करके अपने न्यूक्लियर वेपन्स को त्याग देंगे। अब देखिए, न्यूक्लियर वेपन्स के लिए काफी सारे ट्रीटीज और कन्वेंशंस साइन किए गए हैं। इसमें सबसे पहले है 1963 में साइन की गई पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी, जिसके तहत आउटर स्पेस और पानी के अंदर न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग प्रोहिबिट करी गई थी। बात करते हैं मॉडर्न इंडियन आर्ट की, क्योंकि हाल ही में 3 सितंबर को वीएस गायतोंडे की एक पेंटिंग 32 करोड़ में बिकी है, और ये एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है इंडियन आर्ट के क्षेत्र में। इसी ऑक्शन में जगदीश स्वामीनाथन की 1993 की एक पेंटिंग 9.5 करोड़ में बिकी है। अब बात करते हैं हम कुछ सबसे एक्सपेंसिव पेंटिंग्स की, जो कि इंडियन आर्ट वर्क्स को बिलोंग करती हैं।
सबसे पहले है तैयब मेहता की काली, जिसने 2018 के ऑक्शन में लगभग 26.5 करोड़ रुपए कमाए थे। ये पेंटिंग 1989 में तैयब मेहता ने बनाई थी एज अ पार्ट ऑफ हिज स्टैंडिंग फिगर पेंटिंग्स। अब अपने जीवन काल में तैयब मेहता ने टोटल 3 पेंटिंग्स ऐसी बनाई हैं, जिसमें काली का लार्जेस्ट कैनवस एरिया है। इसमें इंडियन फिलॉसफी के क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन के साइकिल को दर्शाया गया है और इसमें गॉडेस काली को ब्लू कलर में दिखाया गया है विद रेड माउथ, मतलब कि ये दुर्गा सप्तशती के उस पार्ट को रिप्रेजेंट करता है जहां पर गॉडेस काली ने रक्तबीज नामक राक्षस को मार दिया था। इंडियन माइथोलॉजी में रक्तबीज एक ऐसा राक्षस था जिसकी हर ड्रॉप ऑफ ब्लड से एक नया राक्षस पैदा हो जाता था और गॉडेस काली का जब इसके साथ युद्ध हुआ तो उन्होंने इसका सारा खून पी लिया। अब देखिए, ये सब चीजें बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि यूपीएससी मेंस में इंडियन माइथोलॉजी से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बार क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पीकॉक फेदर वॉर्न बाय कृष्णा। इसीलिए ऐसी चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब तैयब मेहता को हम एब्स्ट्रैक्ट और एक्सप्रेशनिस्ट एलिमेंट्स के लिए जानते हैं। पेंटिंग्स के क्षेत्र में एब्स्ट्रैक्ट का अर्थ होता है कि किसी विजुअल रियलिटी को डिपिक्ट करने की बजाय शेप्स, लाइंस या फिर कलर फ्यूजन्स को इस्तेमाल में लेना, और एक्सप्रेशनिज्म टर्म पोएट्री और पेंटिंग दोनों में यूज किया जाता है, जिसमें आर्टिस्ट कलर्स के थ्रू किसी ह्यूमन इमोशन को दर्शाने की कोशिश करता है। अब देखिए, आजादी से पहले बंगाल के नेशनलिस्ट स्कूल का काफी ज्यादा डोमिनेंस था ओवर इंडियन आर्ट, लेकिन आजादी के बाद एक आर्टिस्ट का ग्रुप बना जिसका नाम था बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, और ये माना जाता है कि तैयब मेहता वन ऑफ द पायनियर्स थे इस जनरेशन के पेंटर्स में। इसके अलावा इनकी पेंटिंग्स में हमको मॉडर्निज्म के एलिमेंट्स दिखते हैं विद पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट स्टाइल। अब पेंटिंग्स के एरिया में इम्प्रेशनिज्म उस स्कूल ऑफ पेंटर्स को बोलते थे जहां पर नेचुरल डिपिक्शन ऑफ लाइट एंड कलर पे एम्फेसिस रहता था। मतलब इनकी कोशिश रहती थी कि जो रियल लाइफ सिनेरियोज हैं उनको परफेक्टली डिपिक्ट किया जाए, और इसी स्कूल के खिलाफ पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट ग्रुप आया जिसमें एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल होने लगा। इसके अलावा तैयब मेहता की सेलिब्रेशन काफी ज्यादा फेमस है एज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रिप्टाइक आर्ट, जिसमें पेंटिंग्स 3 पार्ट में डिवाइड होती थीं और हर पार्ट का डिपिक्शन अपने आप में अलग होता था, और जब उसको अनफोल्ड करके देखा जाता था तो जो ओवरऑल मीनिंग थी वो अलग थी। अवार्ड्स की बात करें तो इनको कालिदास सम्मान मिला था 1988 में और पद्म भूषण 2007 में। इस बात को याद रखिएगा कि पेंटिंग्स के एरिया में कालिदास सम्मान वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट अवार्ड्स है जो कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। बात करें राजा रवि वर्मा की तो इनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट माना जाता है, और इनकी पेंटिंग राधा इन मूनलाइट 2016 में 23 करोड़ में बिकी थी। अब राजा रवि वर्मा की ज्यादातर पेंटिंग्स हिंदू गॉड्स और गॉडेसेस पे हैं एंड दे डिपिक्ट वेरियस सीन्स फ्रॉम द पुरान्स, और इनकी खासियत ये थी कि ये बहुत ही लो कॉस्ट की ऑयल पेंटिंग्स बनाते थे ताकि ये आम लोगों तक पहुंच सकें। अच्छा, राधा इन दी मूनलाइट 1890 में राजा रवि वर्मा ने पेंट की थी, जिसमें राधा जी को पूजा की थाली और फूलों के साथ दर्शाया गया है। अब इनकी थीम्स तो इंडियन थी, बट इनकी जो पेंटिंग टेक्निक्स थी वो यूरोपियन थी, और उस समय की जो लेटेस्ट यूरोपियन टेक्निक्स थी उनका ये इस्तेमाल करते थे। अब देखिए, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट काफी सारे एयरपोर्ट्स को डेवलप करने का प्रयास कर रही है। इसमें इनका टारगेट है 2 नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को डेवलप करना, और वर्ल्ड वॉर 2 के समय पर जो जगह जगह पे एयर स्ट्रिप्स हैं उनको फंक्शनल एयरपोर्ट्स बनाना। इस प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने 16 एयर स्ट्रिप्स को आइडेंटिफाई किया है जिनको प्रेजेंटली इलेक्शन कैंपेन्स और फ्लाइंग क्लब्स की तरह यूज किया जाता है। अब इस प्रयास में स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों लोग ही लगे हुए हैं। इसमें सबसे पहला है कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाणा अटेन किया था, मतलब कि कुशीनगर में भगवान बुद्ध की डेथ हुई थी। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सरकार का ये मानना है कि कुशीनगर एरिया में काफी ज्यादा टूरिज्म पोटेंशियल है, क्योंकि यहाँ पर चाइना, जापान और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से टूरिस्ट आते हैं। इसके अलावा राम मंदिर का डिसीजन आने के बाद से सेंट्रल गवर्नमेंट और यूपी गवर्नमेंट
दोनों की ही एक्सपेक्टेशन है फॉर मेकिंग अयोध्या एन इंटरनेशनल टूरिज्म हब, और इसी को मद्देनजर रखते हुए स्टेट गवर्नमेंट ने 525 करोड़ रुपए अलॉट किए हैं फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन अयोध्या। यहाँ पर सरकार का ये टारगेट है कि इस प्रोजेक्ट का फर्स्ट फेज 2021 के अंत तक शुरू कर दिया जाए। इसके अलावा गौतम बुद्ध नगर में स्थित जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट 2001 से पेंडिंग है और मायावती के समय पर स्टेट गवर्नमेंट ने इसके ऊपर काम करना शुरू किया था। हाउएवर, सेंट्रल गवर्नमेंट से सहयोग न मिलने की वजह से ये प्रोजेक्ट स्टैंड स्टिल पे आ गया, लेकिन 2017 से दोबारा से इस पे काम शुरू हो गया है और इसके डेवलपमेंट के लिए ज्यूरिक एयरपोर्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है इन नवंबर 2019 और इसकी कंप्लीशन डेट 2023 में है। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बता दूं कि ज्यूरिक एयरपोर्ट स्विट्जरलैंड में स्थित है एंड लास्टली ईस्टर्न यूपी के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में भी एयरपोर्ट बनाने की बात चल रही है। सोनभद्र इज वन ऑफ द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स आइडेंटिफाइड बाय नीति आयोग। सोनभद्र इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने भी इस डिस्ट्रिक्ट को अडॉप्ट किया था एज अ राज्यसभा मेंबर, और साथ ही साथ इस जिले के डेवलपमेंट के लिए इन्होंने अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फंड भी एलोकेट किया था। सोनभद्र के म्योरपुर एरिया में एक एयर स्ट्रिप ऑलरेडी मौजूद है जिसको कि उड़ान स्कीम के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेवलप करेगी। हाल ही में स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम काफी ज्यादा न्यूज में थी, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में SVEP कहते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव रूरल एरियाज में नए एंटरप्राइजेस को बढ़ावा देना है। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कोविड-19 के समय पर जो हमने माइग्रेंट वर्कर्स का इशू देखा था उसको भी ये स्कीम एड्रेस करती है बाय प्रोवाइडिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लोकली। सरकार के हिसाब से अगस्त 2020 तक लगभग 1 लाख एंटरप्राइजेस को सपोर्ट प्रोवाइड कराई जा रही है, जिसमें से 75% एंटरप्राइजेस महिलाओं के द्वारा मैनेज की जाती है। SVEP का इम्प्लीमेंटेशन दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन के अंतर्गत किया जा रहा है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो योजना है ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत आती है और 2016 में इसको सब स्कीम बना दिया गया था। SVEP मेनली 3 एरियाज में स्टार्टअप्स को सपोर्ट प्रोवाइड कराती है, फाइनेंसेस, इंक्यूबेशन और स्किल इकोसिस्टम। अब देखिए, सरकार के बिग पिक्चर की बात करें तो यहाँ पे सरकार कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन का पूल डेवलप करना चाहती है एट लोकल लेवल। इसके अलावा ब्लॉक रिसोर्स सेंटर्स को भी SVEP के अंतर्गत प्रमोट किया जाएगा फॉर मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन्स। साथ ही साथ ब्लॉक रिसोर्स सेंटर SVEP के लोन एप्लीकेशंस को भी मेंटेन करेगा। यहाँ पर एक और चीज ध्यान रखिएगा कि अहमदाबाद में स्थित एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इस स्कीम को टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा।